प्यारे बच्चों, मैं गौरव शर्मा आप सभी के सामने पावर प्ले क्लासेस में आपका स्वागत। तो पावर प्ले क्लासेस के अंदर आज 12th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। 12th क्लास के 2-3 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो 12th क्लास के अंदर आज बात करें हम, ध्यान से समझे बच्चे। 12th क्लास में आज हम एक बड़ा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो काफ़ी लेंथी है, लेकिन वो लेसन जो है आपके कंसेप्ट पे चलेगा। तो ऐसा लेसन जो है उस लेसन का नाम है पूरा का पूरा पी ब्लॉक। याद रखें प्यारे बच्चों, उसका नाम है पी ब्लॉक। ये पूरा कंसेप्ट वाइज लेसन है, तो बहुत बढ़िया इंटरेस्ट आता है इसमें पढ़ने का। कब? जब अपने पूरे कंसेप्ट को समझ के चलते हैं। तो पी ब्लॉक की आओ चर्चा करते हैं हम। तो सबसे पहले पी ब्लॉक का नाम लेते ही एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जब इनके नाम लेते हैं हम, हमारे दिमाग में पैरियोडिक टेबल आनी चाहिए। पैरियोडिक टेबल का एक आउटलाइन डायग्राम हमारे दिमाग में आना चाहिए। उसके अंदर एलिमेंट्स अगर आपको रखने आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि 11वीं तक या 10वीं तक बच्चे सीख जाते हैं इस बात को, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इनके अंदर ध्यान से देखें कि पी ब्लॉक आपको पता है आवर्त सारणी का कुछ आउटर डायग्राम मैं बना बताता हूँ कुछ आपको किस इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का आपका एक डायग्राम, और नीचे जो है वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एफ ब्लॉक के नीचे, ठीक है, और ये आते हैं अपने डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक यहाँ पे कौन सा आता है? एस ब्लॉक, और यहाँ कौन सा आता है? पी ब्लॉक। तो हमें ये पढ़ना है पी ब्लॉक के बारे में। तो प्यारे बच्चों, पी ब्लॉक के बारे में चर्चा करते हैं हम। ठीक है, कि पी ब्लॉक किस प्रकार से कितने एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एलिमेंट्स का क्या यूज़ है नेचर के अंदर, किस प्रकार से नेचर के अंदर वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसके बारे में समझने के लिए हम पी ब्लॉक को पहले थोड़ा सा इजी वे के अंदर स्टार्ट करने का प्रयास करता हूं, ताकि आप उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से लेकर लास्ट कंसेप्ट जो कहाँ तक, उसमें लास्ट में जो 18 नंबर ग्रुप है उसमें जिनोन वगैरह या रेडोन वगैरह जिनोन है, या अन्य कोई भी रिएक्ट वगैरह कुछ जो उनसे कंपाउंड्स बन सकते हैं हमारे, उनको हम समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पी ब्लॉक को हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान बनाए रखें। और पी ब्लॉक जो कि बहुत ही आसान सा चैप्टर है आपके लिए, बस कंसेप्ट जिन बच्चों का तैयार होगा वो बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन 11वीं में अगर आपके कंसेप्ट तैयार नहीं है, मान लो 11वीं में आपके कंसेप्ट तैयार नहीं है, तो भी उन बच्चों को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके आपको आगे तक बताने का प्रयास करूँगा। तो प्यारे बच्चों, आओ हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के लिए पहले एक मैं उस पी ब्लॉक के पार्ट्स को बनाना ज़रूरी होगा, जिससे आपका दिमाग में रहे कि पी ब्लॉक किस प्रकार से हमें समझना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखें, पी ब्लॉक का अर्थ पी से, आप सिर्फ पी से निकालो। ठीक है, मैं एक बताता हूँ आपको, ट्रिकली चीज़ें देने की प्रयास करूँगा आपको। पी से निकालो 5, ठीक है, एफ से 5 नहीं, पी से 5। तो 5 यहाँ पे कुछ ना कुछ इजी वे रहेगा, ठीक है, 5। अब हम क्या करें प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें, वह 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ये हमने लाइनें बना दी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम इसको ध्यान से समझें, और आशा करता हूँ आपको कि आप इसको समझ चुके होंगे कि मैंने 5 ये लाइनें बना दी, और आप इस तरीके से अपने बॉक्स बना सकते हो। अब हम बात करें 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4, और इसके बाद अगर मान लें यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 बॉक्स यहाँ बना लो। प्यारे बच्चों, अब आप एक चीज़ देखें ध्यान से कि पी ब्लॉक के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आवृत्त क्या है, वर्ग क्या है। सब हमेशा आवर्त सारणी के अंदर पहले यही पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं आवृत्त की। आवृत्त कितने होते हैं? 7। वर्ग कितने होते हैं? 18। आवृत्त में कहाँ से कहाँ की ओर चलना पड़ता है? कहाँ से कहाँ की ओर चलना पड़ता है? बाएं से दाएं ओर, बाएं से दाएं। ये छोटे से बातें मैं कह रहा हूँ, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल आपको। वर्ग में हमेशा ऊपर से नीचे। तो जब भी वर्ग की बात की जाए कि इस वर्ग के अंदर ये, तो आप वर्ग को अगर कंपेयर करना पड़े तो ऊपर से नीचे, आवृत्त को कंपेयर करना पड़े तो बाएं से दाएं ओर। तो प्यारे बच्चों, ये आशा करता हूँ आपको पता होगा। ठीक है, ये बातें आपको कुछ चीज़ें पहले भी पता होंगी, तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी चाहिए थी, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब हम प्यारे बच्चों बात करते हैं यहाँ पर, ये जो फर्स्ट नंबर पार्ट है, पोर्शन आपको दिख रहा है जो वर्ग, इसमें इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 13 नंबर। तो हमारा पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होगा? 13 नंबर से। ठीक है, 14 नंबर, 15, 16, 17 और 18, लास्ट वर्ग हमारा 18।
प्यारे बच्चों, अब हमें इसके अंदर क्या रखने हैं, आवर्त। आवर्त में देखो ये फर्स्ट नंबर हो गया, पहला फर्स्ट नंबर आवर्त हो गया, इसमें सेकंड नंबर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई किसी प्रकार की किसी बच्चे की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमें पहले सीख चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बता रहा हूँ क्योंकि इनका हम यूज़ लेंगे, ठीक है। इन आवर्त का और वर्ग वगैरह को यूज़ करेंगे कि 13 नंबर वर्ग में क्या, 14 नंबर में क्या, 15 में क्या, 16 में क्या। तो प्यारे बच्चों 13 नंबर, तो 13 नंबर पे देखो मैंने कहा 5, तो 5 नंबर पे कौन सा तत्व है हमारा, बोरॉन, ठीक है, बोरॉन। इसके आगे लिख दो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन और ऊपर हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ में इधर हीलियम 2 नंबर पे। एस ब्लॉक के बाद यहाँ पे हम रख सकते हैं उसके सामने, वैसे भी एस ब्लॉक का ही है, इसके भी बात करेंगे हम, ठीक है। बी से यहाँ पे करें तो बी से बैंगन, आलू, गोभी, इन, थैला, ठीक है। यहाँ से बात करें कभी, सीता, जी की सुनो प्रभु, ठीक है। यहाँ पे बात करें नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भीके, ठीक है। यहाँ पे बात करें ओ स्टाइल से टिपो, टिपो अर्थ नकल मारना मतलब, ठीक है। यहाँ पे फिर कल, बाहर, आई, आंटी। यहाँ पे हाय, नी, अगर, कर, जीरो, रन। प्यारे बच्चों पी ब्लॉक में आपने जिस प्रकार जो भी आपके दिमाग में माइंडसेट पहले से बिठा रखा है उस तरीके से आपने याद कर रखा है, वो आपका ट्रिक सही है, ठीक है। आपने जो टीचर्स ने आपको याद करवाया होगा, ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन मैंने जिस तरीके से याद करवाता हूँ या जिस तरीके से मैं याद रख पाता हूँ उस तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, अन्यथा जो भी आपके एलिमेंट्स बनाने की ट्रिक आपने याद की है वो आपकी सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। उसके लिए मैं आपको नहीं कर रहा कि आप उस ट्रिक को भूल कर ये याद करो, तो ट्रिक नहीं याद करनी होती है, हमें एलिमेंट्स पुट करना आना चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना इस बात को, मैं बताने जो जा रहा हूँ कि हम यहाँ पर जो नंबर मैंने कहा था ये कितने नंबर पे, इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 5 पर आता है, ये 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। कितने नंबर पे ये तो पहले पता होना चाहिए, 5 पे 6, 7, 8, 9, 10। अगर हमें इनका पता चल जाए तो हम आगे के नंबर वैसे ही बिल्कुल कंटिन्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका नंबर जानना चाहो तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, +8, फिर +18, फिर +18, फिर +32, ये नंबर ऐड करो और आपके आगे के नंबर अपने आप आते रहेंगे। तो हम यहाँ ऐड कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 5 में जब ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 13, 13 में 18 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 31, 31 में जब 18 और ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 40, 31 में अगर हम ऐड करें हमारा 18 तो हमारा आ जाएगा 49, और 49 में अगर हम ये ऐड करें तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 81, ठीक है। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आपने इसको देखा समझा होगा। अब ध्यान से सुने एक बार फिर देख लेते हैं किस प्रकार किया। 5 में ऐड किया 8 तो कितना है हमारा 13, 13 में 18 ऐड करो तो 13 में जब 18 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 31, तो 31 में जब 18 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 49, और 49 में जब 32 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 81। बस आपको ये याद करना है 8, 18, 18, 32, ठीक है। इस तरीके से आप ऐड करके आगे अपने नंबर निकाल सकते हो। तो बस कंटिन्यू है, देखो 13 के बाद कितना 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ पे बात करें 32, 33, 34, 35, 36। अगर यहाँ बात करें 49, ठीक है, तो 50, 51, 52, 53 और 54। अगर यहाँ बात करें हम 81, 82, 83, 84, 85 और 86। प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम इनके नंबर निकाल सकते हैं। और हमें पता है हीलियम कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पर, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर प्यारे बच्चों हम बात करें यहाँ पे कि इनके ग्रुप के क्या क्या कौन कौन से ग्रुप हमें 12th के अंदर पढ़ने हैं, तो आपकी सुविधा के लिए बता दूं ये हमें नहीं पढ़ने, क्योंकि इसमें लिखा था हमारी बुक में ये दोनों वर्ग आप या पिछली कक्षाओं में पढ़ के आ चुके हैं। वही बात है, आ चुके होते हैं तो मतलब हमें तो सुविधा होगी यहाँ पर कि ये हमें नहीं पढ़ने, ठीक है, इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं करेंगे अभी।
आगे चलो बच्चों, 15 से लेके 18 तक यहाँ हमें 12th क्लास में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन बनता है इस ग्रुप से और इस ग्रुप से, तो श्योर 100% जो क्वेश्चन है वो बनते ही बनते हैं, ठीक है। 100% क्वेश्चन है वो जो आएगा ही आएगा आपके। तो बात करते हैं हम किस प्रकार से हमारे पी ब्लॉक के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन बनेंगे या क्वेश्चन को आगे पढ़ना करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम छोटी छोटी बातों पर और ध्यान दे लें। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ अभी तक ये तो चीज़ें आपको पता होगी। अब यदि आपसे पहले जनरली क्वेश्चन पूछा जाए कि पी ब्लॉक के अंदर कितने तत्व हैं, पी ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं, तो आप बता सकते हो कुल कितने हैं, 30 तत्व हैं। प्यारे बच्चों, याद रखने वाली बात कि पी ब्लॉक में कुल 30 तत्व है, लेकिन आपको 31वां दिख रहा होगा यहाँ पर। ये टोटल काउंट करेंगे तो हम 30 ही हैं, ठीक है। टोटल काउंट करेंगे तो कितने 30, लेकिन 31वां नंबर ये पी ब्लॉक का नहीं होता, ये बेटा एस ब्लॉक का है, लेकिन इसको एस ब्लॉक में आता है, इसका अंतिम अक्षर कहाँ आता है, एस में आता है। लेकिन इसको पी में क्यों रखा है, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस है, शून्य समूह है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसी 18वें वर्ग के अंदर रखा जाएगा हीलियम को। ये एक क्या है यहाँ पर, अपवाद, और अपवाद से प्रश्न बन सकता है। तो पी ब्लॉक में, ठीक है, अपवाद स्वरूप जो पी ब्लॉक का तत्व है वो पी ब्लॉक मतलब पी ब्लॉक में जिसे रखा गया, लेकिन पी ब्लॉक के गुण नहीं प्रदर्शित करता, तो कौन सा है बेटा, हीलियम, ठीक है। बस इतनी सी बात थी हीलियम के लिए, इसी को देखो, इसलिए बॉक्स में सबसे अलग पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करें प्यारे बच्चों, हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ देखो इतने एलिमेंट्स हमने छोड़ दिए। अब हमें 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 4, तो 20 एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि किस प्रकार से आपस में रिएक्ट वगैरह करते हैं, कुछ क्या इनके प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, और कौन कौन सी इनसे जैसे गैसेस बन सकती हैं, कौन सी गैसेस हमें नहीं, कौन सी गैसेस हैं जो हमें बिल्कुल नेचर के अंदर यूज़फुल हैं, या कौन सी गैसेस का हमें आगे यूज़ कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे। तो हम यहाँ बात करें अगर इस प्रकार से कि इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, ये तो देखो हमें पढ़ना नहीं है, तो इसको तो मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये बार बार देखोगे तो आपके दिमाग में ऐसे बना रहेगा कहीं ये ना पढ़ने पड़ जाए। तो अब देखो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं जिनके बारे में पढ़ना है सिर्फ हमें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 2 3 4 5 6, ये क्या है, आवर्त नंबर में लिखा है मैंने, ठीक है, पता पहले भी लिखे थे। अब हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए प्यारे बच्चों, इसके लिए आप एक सूत्र है इसका पी ब्लॉक का, आप याद करना चाहो तो वो है NS1 से 2 और NP to 6। N का मतलब आवर्त नंबर, ठीक है। प्यारे बच्चों, समझने लायक क्या बात रही हमारी कि S में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 से 6, हमें पता है S में कितने भरे जाते हैं, 2 हाईएस्ट, P में 6, D में 10, F में 14। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन हमारे भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, आओ हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, ठीक है। किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इनके निकाल सकते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके बता सकते हैं। तो इनके लिए इस सूत्र को कैसे अप्लाई करें, एक फैमिली के लिए बता देता हूँ। अब आपको फैमिली का नाम आ गया तो फैमिली के बारे में कुछ बात बतानी चाहिए कि इसको प्यारे बच्चों 15 नंबर को पूछा तो आपको नाइट्रोजन परिवार बोलते हैं, क्यों, नाइट्रोजन का परिवार है ये, नाइट्रोजन परिवार, ठीक है। इस ऑक्सीजन फैमिली बोल दो, चाहे इसको बोलते हैं चैल्कोजन, चैल्कोजन। प्यारे बच्चों, याद रखने वाली बात, ये जो नाम है ये इसी का है, देखो फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह, ठीक है, इसको बोलते हैं अपने हेलोजन। अगर आपके हेलोजन, ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन वगैरह जो लेसन है 10 नंबर लेसन ऑर्गेनिक का जब स्टार्ट करेंगे हम, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ रहेगा इसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आपको छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ना रहे हेलो एल्केन क्या, छोटी सी बताता हूँ। जैसे बेटा CH4 क्या है, मेथेन, CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन। अगर मान लो इसमें से एक H हटा दिया जाए, एक H, 4 H नहीं हटाए मैंने, एक H बता रहा हूँ, तो CH3 और एक H को बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसकी जगह अपनों ने ये लगा दिया, कोई भी यहाँ से लगा दिया CH3 और H की जगह हमने रिप्लेस कर दिया Cl। तो ये बेटा देखो, ये तो क्या बन गया, हेलो मतलब हेलोजन, ठीक है। कौन सा, एल्केन श्रेणी के अंदर, ठीक है। तो हेलो एल्केन,
हेलो एल्केन। तो ये छोटी छोटी नाम के जो चीज़ें हैं हम इनके बारे में ऑर्गेनिक में बिल्कुल टिप्स वाइज पढ़ेंगे। पीपीसी पे आपको ये टिप्स वाइज मिलेगा और सबसे बेहतरीन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं भी इसको, और ज़्यादा, क्योंकि सभी देखो आप कोई भी यूट्यूब पे टाइप करके देख लो हेलो एलिन हेलो एल्केन, बहुत सारी लंबी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, लेकिन उसको एक बिल्कुल ट्रिकली साइड में बिल्कुल, जैसे रिएक्शंस कई बच्चों के क्या होते हैं बार बार एक्सरसाइज करनी पड़े, तो आपको उस वीडियो में एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं आपसे, ठीक है, जिससे कारण आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे उस एक्सरसाइज जब रिएक्शंस वगैरह करोगे आप। तो अभी उसकी चर्चा न करते हुए हम आगे चलते हैं। तो इस मैंने कहा था इसको फॉर्मूले को हमने अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई में देखो बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, और कौन सा है एंटीमनी, और कौन सा है बिस्मिथ। प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। यहाँ पे कितने नंबर 7, ये कितना है 15, ये कितना है 33, ये कितना है 51, ये कितना है 80, कितना है 3 कंप्लीट। तो हम बात करें प्यारे बच्चों यहाँ पर इस पे देख इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हैं। तो हमें पता है, आप बहु का नियम भी पता है कि इस प्रकार से पहले क्या होता है, पहले आता है 1s, फिर आता है 2s, फिर 2p भी आता है इसके साथ, फिर आता है 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4 के साथ 4s, 4p, 4d और 4f, ठीक है 4f, फिर 5 के साथ 5s, 4p, 5p सॉरी 5d, 5f और 5g भी होता है बेटा, g भी निकल जाए। तो इसके अंदर इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो हमें पता होना चाहिए कि हम पहले कौन सा लिखेंगे 1s, उसके बाद क्या आएगा 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, यूँ चलता है ये क्रम, पता ना आपको, ठीक है। छोटा सा बना के इसलिए बता दिया ताकि आपको समझ में रहे। पहली बात आपको, मेरे को आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट पहले एक का निकाल के बता दूंगा और डायरेक्ट लास्ट वालों का, लास्ट का जो लास्ट इनका जो ऑर्बिटल्स है उनके अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हमें देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नाइट्रोजन का देखो हम देखते हैं, पहले क्या आएगा 1s, फिर क्या आता है हमारा 1s में कितने हाईएस्ट बढ़ सकते हैं 2, हमें करने कितने हैं 7 कंप्लीट करने हैं। फिर क्या आता है 2s, फिर 2s में भी कितने रख सकते हैं 2, ठीक है। और फिर आता है हमारा 2p। तो हमारे देखो इसमें ऐड करो 2 और 2 कितने हो गए 4, हमें लिखने करने इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं 7, लेकिन कितने बचे हैं हमारे पास 3, तो 2p आ जाएगा 3। अब प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या करना है, सेम कक्षक जैसे 2 सेकंड, ठीक है। तो इन दोनों का लास्ट का हमारा अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या नाइट्रोजन का आपको किसी प्रकार से अगर मान लो उत्तेजित अवस्था है, आगे आएगी हमारी उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेज वगैरह, उनके अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट्स का चाहिए तो आपको लास्ट वाला पता हो तो उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट का सेम होना चाहिए, सेकंड यहाँ है सेकंड यहाँ है, तो ये 1s नहीं लिया हमने, ठीक है, ये लिया है 2s और 2p। तो इसका मतलब लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या निकला 2s 2p। अब इसका फॉर्मूले में कैसे यूज़ है, देखो कौन से आवृत्त में बेटा, दूसरे में, तो n का मतलब क्या है आवृत्त, तो आवृत्त नंबर कितना हो गया 2, ठीक है। n यहाँ पे 2 है तो n यहाँ पे भी कितना रहेगा 2। s क्या है, s 1 से लेकर 2, तो s में कितने आ गए 2 आ गए हमारे, ठीक है। यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं तो कितने आ गए 3, तो मतलब ये सूत्र इस पर अप्लाई है, ठीक है, ये इसी से बना। अब अगर बात करें हम p ब्लॉक की पहचान क्या है, तो उसका अंतिम कक्षक मतलब कौन से में आता है, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे कौन से में आएंगे उसकी बात करें तो हमारे अंतिम जो इलेक्ट्रॉन हैं वो p कक्षक के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें किस में आया p में आया। प्यारे बच्चों एक बात और देखें ध्यान से कि अगर आपको ग्रुप नंबर पता लगाना है, ठीक है, एक और बात बता देता हूँ, अगर आपको ग्रुप नंबर पता लगाना है कि इसका ग्रुप कैसे निकलेगा, ठीक है, कौन से ग्रुप के अंदर कौन सा, हमने नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है, हमें नहीं पता, आवृत्त तो पता लग गया हमें, लेकिन हमें नाइट्रोजन वो नहीं पता लगा कि कौन से ग्रुप में है ये। तो देखो प्यारे बच्चों इसके अंदर हमें सिर्फ करना क्या है, कितना लास्ट में 3, ध्यान से सुनते रहना ये बात, लास्ट में कितना है 3 के अंदर आप कितना ऐड कर दो, महीने कितने होते हैं 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो कितना ऐड करना है सिर्फ 12, तो आपको पता लग जाएगा नाइट्रोजन कौन से में 15 में, ठीक है। प्यारे बच्चों किसी में ऐड करके देख लेना, आपका इसी प्रकार से ग्रुप नंबर भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फास्फोरस का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालना चाहें इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, तो यहाँ से देखें फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस आवृत्त नंबर कौन सा है 3, तो यहाँ 3 क्योंकि n यहाँ है, n यहाँ है, यहाँ 3s लिख दो, यहाँ 3p लिख दो। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अगर यहाँ बात करें हम तो इसके अंदर सेम वही चीज़ चलेगी, कितना है 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3,
कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई किसी प्रकार की दिक्कत, तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या निकलेगा इसका 3s2 3p3। तो ये अगर हमें पता है, ध्यान से सुनना, ये अगर हमें ये चीज़ें पता हैं तो हम इस प्रकार से किसी भी पर्सन को किसी भी लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी निकाल सकते हैं। देखो आगे क्या, आगे का 4 5 6, तो आप आसानी से निकाल सकते हो 4 5 6, यहाँ 4 5 और 6, एस और पी लिखना है, एस लिख दिया, पी लिख दिया, एस लिख दिया, पी लिख दिया, एस लिख दिया और पी लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दो 2 और यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ 2 और 3, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ गया ना। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट जो पार्ट है कौन सा ब्लॉक में रखा है उसको, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है आप आसानी से उसको बता सकते हो। प्यारे बच्चों, बहुत आसान सी चीज़ थी, आपको जो बताने लायक मैंने समझा वो मैंने आपको दी बता। इसके अंदर आप इसी प्रकार से आगे किसी का भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5, इसमें यहाँ 5p ये रहेगा 2 सेम ही, लेकिन इसमें 5p की जगह क्या आ जाएगा 4, तो 4 4 आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 5, यहाँ देखेंगे लास्ट में p कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए इसको 18वें वर्ग को कई बार पूछ लेते हैं क्या बोलते हैं, तो अन्य नाम क्या है, शून्य समूह, उत्कृष्ट गैसें, ठीक है, ये बोला जाता है बेटा। ठीक है, तैयार है वजन परिवार की नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार के अंदर देखेंगे, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर, तो इसके अंदर हमें कौन से प्रश्न तक पहुंचना है जो हमारे बोर्ड के अंदर कंसेप्ट, पहले तो हमें कंसेप्ट सीखना है और फिर बोर्ड के ऊपर, बोर्ड में कोई ऐसा भी प्रश्न हमें घुमा फिरा के दे, हमें उस तक का उसका आंसर हमें ईजिली तरीके से आना चाहिए। तो आओ बच्चों बात करते हैं इसकी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीबॉडी, और अगर बात करें यहाँ बिस्मिथ। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनते रहना, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको, ठीक है, साथ साथ में, जिससे आपका प्रश्न कहीं थोड़ा सा इनके अंदर बनने स्टार्ट करे तो आप उसको आसानी से और भी उसके साथ के प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सको। तो ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन में जो अगर बंद प्रकृति देखें इनकी, पहले बंद प्रकृति बता देता हूँ, हमेशा याद रखना, इसमें त्रिबंध होता है। नाइट्रोजन में सदैव कौन सा बंध पाया जाता है, त्रिबंध। इसी प्रकार फास्फोरस में, आर्सेनिक में, एंटीमनी में, यदि मैं इनकी बात करूं तो ये एकल बंधी होता है इनमें, ठीक है, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहेंगे। और फास्फोरस में आप श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस इनको पढ़ोगे तो इनके अंदर आपको ये स्ट्रक्चर से पता लग जाएगा। ठीक है, बिस्मिथ ये धात्विक बंध बनाता है, ठीक है, धात्विक प्रकृति का बंध बनाता है। तो ध्यान से सुने प्यारे बच्चों, धात्विक बंध की प्रकृति ये दर्शाता है। यदि हम बात करें और आगे इसके अंदर, तो नाइट्रोजन जो है द्विपरमाणु अणु है बेटा, द्विपरमाणुक। नाइट्रोजन कभी N से नहीं, इसको N2 लिखा जाता है, N2 नाइट्रोजन। ठीक है, कौन सा बंद होगा इसके अंदर, ट्रिपल बॉन्ड। कुछ बातें आप याद रखने लायक बातें बता रहा हूँ आपको, जो सफिशिएंट रूप से आपके दिमाग के अंदर छपी होनी चाहिए। ठीक है, यदि हम एक बात करें, हमें ये तो पता है, देखो जनरली ये भी किसी बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है, या किसी को क्योंकि 11th में पढ़ के आ चुके होते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि किसी वर्ग के अंदर यदि ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको पता है परमाणु का आकार क्या होता है, निरंतर क्या रहता है, बढ़ता रहता है। जो परमाणु है उसका आकार निरंतर क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो अब इसके अंदर अगर मैं बात करना चाहूँ तो आपको मैं आपके सामने लिखता हूँ मैं कि परमाणु का जो आकार है, परमाणु का आकार, ठीक है, क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ने का निशान यूँ लगा दें, परमाणु का आकार बढ़ेगा कब, जब वर्ग में ऊपर से नीचे, पहले बताया था आपको, वर्ग में ऊपर से नीचे, आवर्त में से दाएं, परमाणु आकार बढ़ेगा। तो परमाणु आकार बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, देखो परमाणु का अगर आकार बढ़ रहा है तो केंद्र से इसकी क्या बढ़ रही है, त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें कि परमाणु का आकार बढ़ेगा तो परमाणु की क्या बढ़ेगी, त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। प्यारे बच्चों, ये दो बातें तो आपको याद रखनी है। ठीक है, कंसेप्ट बनेगा इनके ऊपर बहुत शानदार तरीके से। बस एक और चीज़ डालनी है आपको, ठीक है, जो इसके विपरीत है उसकी बात करेंगे अभी हम। लेकिन अब आप एक चीज़ समझें इसके अंदर कि हमें इसमें अगर परमाणु आकार है हो गया हमारा, परमाणु त्रिज्या होगी, ठीक है, तो मैं एक बात और करता हूँ, इसको ध्यान से सुने, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके अंदर अगर बात करें प्रभावी नाभिकीय आवेश, पहली बात तो होता क्या है,
ठीक है, कई बार हमसे पूछते हैं परिरक्षण प्रभाव क्या है, तो ये भी क्या होता है। तो ध्यान से सुने प्यारे बच्चों कि इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश को अगर आप जान गए ना तो लगभग मेरे मानना है कि आप लेसन को, कॉन्सेप्ट को, नाइट्रोजन फैमिली के किसी भी फैमिली के कॉन्सेप्ट को आप सीख चुके हो, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, प्रभावी नाभिकीय आवेश को आप जाने। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। आप कोई एग्जाम्पल, किसी प्रकार का कोई एग्जाम्पल ले लें, चाहे आप एक परमाणु के अंदर एक, पहले परमाणु की तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, फिर कोई एग्जाम्पल इसके ऊपर लेते हैं हम। ठीक है, जिससे क्या है हमारा क्लियर होना चाहिए चीज़ें। देखते रहना प्यारे बच्चों। ये न्यूक्लियर है, किसी परमाणु का एक केंद्र है। ठीक है, नाभिक। अब अगर मान लो इस नाभिक के अंदर आपको पता ही तो प्रोटॉन प्लस का चार्ज रहेगा, बाहर अगर इसके क्या रिमूव चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, बाहर क्या लगाते रहते हैं इसके इलेक्ट्रॉन चक्कर। मान लो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। ठीक है, कोई ऐसे मत मान लेना कि सर इसमें 2 भरे जाते हैं, इसमें 8 भरे जाते हैं 10। ठीक है, अभी मैं इलेक्ट्रॉन लगा के बता रहा हूँ आपको। सिर्फ इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, अंदर की ओर चार्ज कैसा है, प्रोटॉन वगैरह पे क्या होता है, पॉजिटिव। आपको पता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्शन रखेगा, तभी तो नाभिक का स्थायी है। ठीक है, नहीं तो नाभिक परमाणु क्या स्थायी है, नहीं तो इसका परमाणु का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, आपको पता होगा ये बात। तो ये प्लस क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। जब ये अपनी ओर खींचता है इनको, ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए, मान लो इसको मैं के दे देता हूँ, के एल एम नहीं बोलते ना, के एल एम एन, ये कक्षक। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर के के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेजी आसानी से खींच सकेगा या इसका एन का इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, आप आसानी से बता सकते हो कि पास वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तेजी से उन पर क्या होगा, इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। किसका, इस न्यूक्लियर का। ठीक है, इस पर और बाकी इस पर क्या रहेगा, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम। यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश यही है कि नाभिक का आवेश की इलेक्ट्रॉनों कक्षकों पर कहाँ तक रहता है। ठीक है, और इसके बाद अगर मान लो यहाँ एन पर इलेक्ट्रॉन, एन से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं परस्पर किसके, के की अपेक्षा। तो हम यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो इलेक्ट्रॉन किसकी अपेक्षा किस में से जल्दी से निकल सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि हम के से इलेक्ट्रॉन नहीं इतनी आसानी से निकाल सकते जितना एन से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये इसका क्या कहलाएगा, एक प्रकार का प्रभावी नाभिकीय आवेश। समझ। अब इसी प्रकार अगर बात करें हम यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसको बोलते हैं जेड इफेक्ट। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है जेड इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये याद रखना, ZEF। अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, तो प्यार जो इसमें आप क्या समझोगे कि इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर वो परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या है, इसके अंदर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश ये आकार या त्रिज्या बढ़ने पर बढ़ता है या घटता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके देखो यहाँ पर छोटा आकार था तो प्रभावी नाभिकीय आवेश था क्या, ज़्यादा, बड़ा हुआ आकार। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो, थोड़ा कम। इस पर तो प्रभाव जैसे जैसे आकार बढ़ता है, जैसे जैसे त्रिज्याएं बढ़ती है, जैसे जैसे आकार बढ़ता है, जैसे जैसे त्रिज्याएं बढ़ती है, किसकी, परमाणु की, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता रहता है, कम। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता रहता है, कम। ये बात आप दिमाग में रखना। अब मैं आपको इसके अंदर एक कंसेप्ट लिख के दे रहा हूँ, वो याद रखना है कि परमाणु क्रमांक, परमाणु चाहे त्रिज्या हो, ठीक है, प्रोपोर्शनल, परमाणु आकार, ठीक है, इसको आप अपॉन में करना किसके, जेड इफेक्ट, जिसको बोलते हैं हम क्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश। जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु आकार घटेगा, जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ता है वैसे वैसे परमाणु नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, जिससे हम क्या करेंगे, इसकी आयनिक त्रिज्या, ठीक है, आयनन विभव, इनके बारे में, आयनन एंथैल्पी क्या है, इनके बारे में आसानी से समझा सकते हैं, इनके बारे में आसानी से जान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा हो सकता है समझ में आई होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट है आपका, अगर आप इसको याद रखते हो तो काफ़ी पर्सन इसके ऊपर आपके सॉल्व हो जाएंगे इजीली तरीके से। क्या याद रखना है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश,
प्रभावी नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा, मान लो इसका प्रभाव इस पे इन इलेक्ट्रॉन पर जैसे जैसे बढ़ेगा तो परमाणु का आकार क्या रहेगा, छोटा। और अगर मान लो जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता जाएगा, जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता रहेगा तो परमाणु का आकार क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। परमाणु का आकार क्या करेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्या करेंगे, घटेंगे। इसका अर्थ यही होता है ना, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये तो हमने पता लगा लिया, ठीक है। थोड़ा सी जो और बता देता हूँ मैं आपको। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस दोनों की दोनों क्या है, अधातु, दोनों की दोनों क्या है, अधातु, अधातु नॉन मेटल, ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी ये क्या है, उपधातु, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक्स। बिस्मिथ क्या है, धातु, बिस्मिथ क्या है, तभी तो धात्विक गुण दिखाती है ये धातु, तो ये क्या है, धातु। अब आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन परिवार पे या नाइट्रोजन फैमिली में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ेंगे या अधात्विक गुण, तो आप बता सकते हो कि धात्विक गुण बढ़ते हैं, क्योंकि नीचे की ओर क्या आ रही है, धातु, तो नीचे की ओर धात्विक गुण बढ़ेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर जाते समय धात्विक गुणों का क्रम लगाओ तो आप आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि बिस्मिथ और उपधातु का अर्थ भी क्या होता है, जो धातु और अधातु से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है, जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, अधातु का भी और धातु का भी। तो प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये ध्यान रखना कि इसके अंदर हमें क्या आगे ध्यान रखना होगा और क्या जानना होगा इस चैप्टर के अंदर। तो एक जो कंसेप्ट्स लेकर चल रहे हैं हम, अगर हमें वो पता रहेंगे तो हम आसानी से इसके बारे में बता सकते हैं। अभी मैंने बताया आपको परमाणु आकार, ऑप्शनल परमाणु त्रिज्या, ये किसके अपोजिट रहेंगे, जेड इफेक्ट के, ठीक है, जिसको प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा गया है। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन परिवार में जेड इफेक्ट ऊपर वर्ग में बढ़ेगा, आवर्त में घटेगा, क्या होगा क्या नहीं, आपको उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे NPK नहीं, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और यहाँ आ जाएगा बिस्मिथ। अब अगर इसमें पूछा जाए कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, परमाणु आकार क्या होता है, सीधी सी बात है, बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। जेड इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा, ये याद रखना, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, कम होगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या रहेगा, कम, यानी नाभिक का आवेश, नाभिक का जो चार्ज है वो क्या रहेगा, उन पर इलेक्ट्रॉनों पर थोड़ा कम प्रभाव रहेगा जैसे जैसे आकार बढ़ता रहेगा, ठीक है। और पास वाले पे क्या रहेगा, अधिक रहेगा, और दूर वाले पर क्या रहेगा, कम रहेगा। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे इसके अंदर कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है। यदि इसकी बात करें तो यहाँ पे एक नाम आता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर देखते हैं नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3, ठीक है। 3 कितना मान होता है, 3, ठीक है। अगर हमें कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्वों की अगर बात करें तो आवर्त के अंदर देखो FON फोन आप याद रख सकते हो। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी, फ्लोरीन की, उससे कम किसकी, ऑक्सीजन की, उससे कम किसकी, नाइट्रोजन की, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम आप आसानी से याद रख सकते हो, फोन, ठीक है। तो इसमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी बताऊंगा आपको, और भी कुछ तत्व बताऊंगा जिसके अंदर जिससे बाहर कुछ भी आए उसको पीछे रख दो और बाकी तत्वों को आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आगे रख दो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। फास्फोरस की बात करें यदि हम 2.1 मान ले, 2.1, ठीक है। इनकी अगर 2.1 मान लिया, ठीक है, इसके 2 मान लें, इसका 1.9, इनके 1.9, कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों के बराबर हैं, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम है। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, फास्फोरस की उससे कम, आर्सेनिक ये 2.0 है, 2, ठीक है, 2 ही है, इसका मान 1.9, 1.9 दोनों इक्वल रहते हैं। यदि हम एक बेटा बात करें नेक्स्ट, एक नाम आता है परिरक्षण प्रभाव। क्या होता है परिरक्षण प्रभाव? देखो नाम में है रक्षा करना, किसकी रक्षा करना,
इलेक्ट्रॉनों की। तो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी नाभिक से, अगर मान लो उसके नाभिक के चार्ज से उसकी रक्षा करता है। बाह्यतम, अभी बात सुने इसके ध्यान से, अभी बात इसकी करें तो इलेक्ट्रॉन्स है सारे, ठीक है। ये के हो गया सेल, ये एल, ये एम, ठीक है। तो इससे इस इलेक्ट्रॉन की नाभिक के आवेश है, इससे क्या कर रहा है, इसके लगभग, क्योंकि इसका चार्ज इस पर कम पड़ेगा, इसका आवेश का इस इलेक्ट्रॉन पर कम रहेगा, ठीक है। तो ये अब ध्यान रखें कि जब इसका प्रभाव कम रहता है तो इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव। यानी किसी भी नाभिक के बाह्यतम, किसी भी परमाणु के नाभिक से सबसे बाहरतम, ठीक है, सबसे बाह्यतम कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर पड़ने वाला प्रभाव, ठीक है, क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव। तो इससे इलेक्ट्रॉनों से क्या, इसके प्रभाव से क्या, इस देखो जैसे ये नाभिक, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल का, थर्ड, फोर्थ, तो इस सबसे ज़्यादा परिरक्षण प्रभाव, समझ में आ रहा है आपको कि ये जो इस पर प्रभाव अधिक रहेगा, इस पर इसका प्रभाव, इसका प्रभाव अधिक रहेगा, लेकिन सबसे प्रभाव कम किस पे रहेगा, बाह्यतम सेल के ऊपर, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर रक्षा करता है ये, ठीक है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की। तो अब बच्चों एक बात ध्यान दें कि नाम आता है हमारे आयनन एंथैल्पी, ये आयनन एंथैल्पी, ये परीक्षा में हमसे पूछा भी जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है इसका। आयनन एंथैल्पी होता क्या है, तो आपको एक परिभाषा बताता हूँ। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा। बस। आप कोई बच्चे पूछेंगे सर विलगित गैसीय क्यों लिया, ठोस क्यों नहीं लिया, द्रव क्यों नहीं लिया, उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन गैसीय अवस्था क्या होती है, गैसीय अवस्था में आसानी से क्यों फ्री होता है, ठीक है, परमाणु वगैरह क्या स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठोस में हम उतनी ऊर्जा देते हैं, मान लो, ठीक है, ध्यान समझना, ये क्यों नहीं लिया। ठोस में अगर मान लो, आपको गैसीय का उदाहरण बता रहा हूँ कि हमने ठोस और द्रव क्यों नहीं लिया। ठोस को अगर लेंगे तो ठोस को पहले किस में चेंज होना पड़ेगा बेटा, द्रव में। द्रव को किस में चेंज होना पड़ेगा, बाद में गैस में। तो बाद में किस में चेंज होगा, गैस में। तो लास्ट, अब इसको जितनी ऊर्जा दी है वो धीरे धीरे कम होती जाती, फिर बाद में गैस से फिर होके निकलेगा। तो हमारी ऊर्जा दी गई, जो जितनी दी थी, मान लो हमने ऊर्जा दी 10, तो वो मान लो जाके 2 पे खत्म हुई, 2 पे हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो हमारा काम कितनी आई, 2 ही आई। तो उसके आयनन एंथैल्पी कितनी काम आई हमारे लिए, 2, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि 10 की 10 ही काम आ जाए, तो इसलिए हमने कौन सा ले लिया, सीधा सीधा गैसीय विलगित परमाणु। आई बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर वापस एक बार कि ठोस क्यों नहीं लिया। ठोस में अगर हम ठोस में ऊर्जा देंगे तो पहले द्रव में बदलेगा, द्रव के बाद किस में बदलेगा, गैस में। तो इतनी कंडीशन, इतनी स्टेट कंप्लीट करनी पड़ेगी उसकी। गैस को क्या है, पहले से फ्रीडम है, तो फ्रीडम के अंदर अगर मान गैसीय परमाणु से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने तो ऊर्जा क्या होनी पड़ेगी, हमें कम देनी पड़ेगी। ऊर्जा जितनी भी देंगे वो पूरी की पूरी ऊर्जा यूज में आएगी, कोई ऊर्जा किसी प्रकार से वेस्ट नहीं होगी। अब हम बात करें प्यारे बच्चों, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा। किसी विलगित गैसीय परमाणु में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, ठीक है, तो क्या कहलाएगी, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकाल सकते हैं हम किसमें, गैसीय परमाणु आसानी से। तो प्यारे बच्चों, अगर मान लो हमें बाह्यतम, ये इसी प्रकार वही कंडीशन, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, हर कंसेप्ट इससे जुड़ा है, ये कंसेप्ट से जुड़े हैं बस, ये कंसेप्ट है जिससे हर एक चीज़ जुड़ती आएगी। इसके बाह्यतम कोश में अगर हम ऊर्जा देंगे, ठीक है, यहाँ से, तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और बाह्यतम कोश में है तो इसके ऊपर, इसको क्या बोल सकते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश इसके ऊपर क्या रहेगा, कम रहेगा, इस पर क्या रहेगा, थोड़ा अधिक रहेगा, और इस, ठीक है, इस पर अधिक रहेगा और इस पर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, किसी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या रहता है, यहाँ पर कम रहता है। तो बाह्यतम कोश से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बाह्यतम कोश से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो आयनन एंथैल्पी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश के, प्रभावी नाभिकीय आवेश के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो हमें पता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, मैंने कहा ना, ऊर्जा का पूर्णतः उपयोग होना चाहिए, ठीक है, तो आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम है। तो इसी प्रकार इसको अगर मैं प्रोपोर्शनल करना चाहूँ, आपसे ध्यान से सुने कि ये किसके हो जाएगा, आयनन एंथैल्पी। ये ध्यान रखें आप, बस इसी से कंडीशन बन जाएगी आपकी कि आपसे पूछा जाए कि परमाणु आकार बढ़ने पर, परमाणु आकार वर्ग में
नाइट्रोजन नाइट्रोजन परिवार में वर्ग में ऊपर से नीचे आ जाने पर आयन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? तो आपको पता है परमाणु आकार बढ़ेगा, परमाणु आकार का मान लो बढ़ेगा तो ये क्या रहेगी? कम रहेगी, क्योंकि किसके प्रोपोर्शनल है? नाभिकीय आवेश के। यदि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो भी यही काम रहेगा। यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ठीक है, तो आयन एंथैल्पी भी क्या रहेगी? बढ़ेगी। प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रहनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अमोनिया किस प्रकार से बनाते हैं और अमोनिया और कुछ 2-4 और डेफिनेशंस की बात करेंगे, ठीक है, और 2-4 कंसेप्ट और लेके चलेंगे हम। उसके बाद अमोनिया की विधि, अमोनिया के बाद हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये डाई नाइट्रोजन वगैरह बनाई जा सकती हैं, ठीक है, प्रयोगशाला विधि की भी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस, ठीक है, श्वेत फास्फोरस जो है, पीला फास्फोरस है, उनके क्या गुणधर्म हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको पी ब्लॉक के अंदर और ज़्यादा उस मैटर को थोड़ा करके आसानी से आपके दिमाग में कंसेप्ट डाल दिए जाएंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट ये भूलना मत बेटा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका, ठीक है, तैयार कर सकते हो। और किसी प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन हो तो इसके ऊपर NPAS इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो आपका तो आसानी से उसका आप जवाब दे सकते हो। परमाणु त्रिज्या याद रखना है, कितना है? पहले फर्स्ट का 3, दूसरे का 2.1, तीसरे का 2, चौथे का 1.9 और इसका भी कितना 1.9। तो परमाणु त्रिज्या आपको पता है, नीचे जाओगे तो घटेगी, इधर जाओगे तो बढ़ेगी, ठीक है। परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। बात करेंगे अभी इसकी, ठीक है। और मैंने कहा परमाणु त्रिज्या से विद्युत ऋणता, ठीक है, परमाणु त्रिज्या नहीं, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता में क्या होगा कि ये जो FON है इसके साथ % तक उसके जड़ तक पहुँच सको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।